नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो लेखपाल की भर्ती है उसकी तैयारी में जीएस की हम एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। 50 क्वेश्चन हम आपको टेस्ट है 50 क्वेश्चन का, उसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अपनी ऑनेस्टी के साथ आपका स्कोर आपको मेंशन करना है, क्योंकि जब तक आपको कंपटीशन का पता नहीं लगेगा तब तक आप तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये टेस्ट 1 है, और भी आपको टेस्ट मिलेंगे। और हमारी फ्री प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल आपसे पूछ रहा है कि एलिफेंट कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल नहीं है? झारखंड, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? वाइल्ड बफेलो यानी कि जंगली भैंसे इसके स्टेट एनिमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अगर गलत विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है तो गलत ही चुनेंगे, उसमें सही उसमें नहीं चुन के भरेंगे। ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो बोल रहा है कि जो बुरांश का जो ट्री है वो उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है। चंद छातिम का जो है वो असम का है, और अगर का जो है वो त्रिपुरा का है। बताइए। तो इनकरेक्ट अगर हम देखें तो बी हो जाएगा इसका आंसर केवल, क्योंकि छतिम का जो ट्री है वो वेस्ट बंगाल का जो है वो नेटिव है। आपको मुझे ढूंढ के बताना है कि उत्तर प्रदेश का, हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश का नेटिव ट्री कौन सा है। कमेंट सेक्शन में बताइए। जब तक ये, अगर हम लोअर पीसीएस की बात करें तो सीधे सिंपल मासूम सवाल आते हैं, और आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आपको इसमें चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा हुआ है। एक तरफ आपको राज्य बताए हैं, दूसरी तरफ राजधानी। आपको सही विकल्प चुनना है। छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, रायपुर, मणिपुर, इम्फाल और मेघालय आइजवाल। बताइए। तो इसमें सही जो है सी हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची है, आइजवाल जो है मिजोरम की है, और मेघालय की क्या है? शिलोंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पलाश जो है कौन से राज्य का राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर है, और कंडल कौन से राज्य का राजकीय पुष्प है? आप झारखंड कर्नाटका, गुजरात कर्नाटका, झारखंड तमिलनाडु, गुजरात तमिलनाडु। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड तमिलनाडु। लेकिन ये एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई करने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि आपको पता लग गया और आप आगे बढ़ गए, लेकिन आपको बाकी ऑप्शंस भी देखने चाहिए कि गुजरात का क्या है, इसका मैरीगोल्ड आपको मिलेगा, और कर्नाटक का क्या है? लोटस आपको मिलेगा। और आप मुझे किसका ढूंढ के बताएंगे? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का क्या है जो राजकीय पुष्प है? और इसी तरीके की और जानकारी अगर आपको पेड ग्रुप से जुड़ना है, या यूपीपीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, तो आप इन नंबरों पे कॉल करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं फीस वगैरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको फॉल्स दिए हुए हैं और आपको स्टेट बता रखे हैं कि कौन से स्टेट में, लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट्स पहचानना है। तो ये जो बारही पानी फॉल्स है वो उड़ीसा के कौन से जिले में है, और जो बरकाना जलप्रपात है वो कर्नाटक के किस जिले में है? मयूरभंज शिमोगा, मयूर झरना शिमोगा, मयूरभंज उडुपी, मयूर झरना उडुपी। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जो मयूरभंज और शिमोगा इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि ये जो रिवर्स दे रखी हैं ये कौन सा रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो बूडिल नदी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जो कोनार नदी है वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रावी और दामोदर। जो बुढ़िल रिवर है वो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और जो कोनार रिवर वो दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हमारे भारत में अगर मैं आपको बताऊं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में आप इंडस ले लें, और गंगा ले लें, और ब्रह्मपुत्रा ले लें। और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है इसमें गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी रिवर्स, इनकी आपको लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क बता रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य आपसे पूछे हुए हैं। तो सिंबलबाड़ा का जो नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में है, पापीकोंडा का आंध्र प्रदेश में, और पंपादुम शोला नेशनल पार्क आपको केरल में मिलेगा। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। बताइए। तो अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सिंबलबाड़ा का जो नेशनल पार्क है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ना कि वेस्ट बंगाल में। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि यूपी का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? यूपी में जो नेशनल पार्क बना था, पहला नेशनल पार्क कौन सा था और कौन से ईयर में बना था? तो नाम भी बताना और ईयर भी बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य बता रखे हैं, और दूसरी तरफ आपको स्टेट बता रखे हैं। तो अमनगढ़ का उत्तराखंड में है, अमराबाद का आपको तेलंगाना में मिलेगा, और
जो बोर टाइगर रिजर्व है वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। इनकरेक्ट बताना है, बताइए। तो इसमें से जो इनकरेक्ट है वो ए है, क्यों? क्योंकि जो अमनगढ़ का टाइगर रिजर्व है वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ना कि उत्तराखंड में। अच्छा बताइए, उत्तराखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोअर पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको नेशनल पीपल्स पार्टी के बारे में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट को इसी तरीके से गोला मार लिया कीजिए, नहीं तो वो आपकी ओएमआर में गोला मार देगा, बल्कि गोला क्या मार देगा, नेगेटिव आपको करवा देगा। तो पूछ रहा है कि जो नेशनल पीपल्स पार्टी है वो 7th नेशनल पार्टी है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी है, और उसकी जो स्थापना की गई थी वो पुरनो अगितोक संगमा ने की थी 2013 में, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। और इसका जो चुनाव चिन्ह है यानी कि इलेक्शन सिंबल वो किताब है, पुस्तक है। बताइए। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए ही ठीक है, क्योंकि बाकी ये भी ठीक है। इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो ए गलत है, बाकी दोनों ठीक है, क्योंकि ये 7th पार्टी नहीं है, 8th पार्टी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया आपका क्या होता है कि लोकसभा की जो इलेक्शन है वहाँ पे आपको 2% सीट मिली हो 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स में। दूसरा इसका क्राइटेरिया होता है कि जनरल इलेक्शंस अगर आपके लोकसभा के हों या स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के हों, वहाँ पे आपको 6% वोट मिले हों और साथ में आपको 4 लोकसभा की सीटें भी मिली हों अलग अलग राज्यों में। और तीसरा इसमें यह है कि आप 4 से ज़्यादा राज्यों में एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो। तो नेशनल पार्टी का मैंने आपको बता दिया, स्टेट पार्टी का आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, और जब आप ढूंढेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और जब आप ढूंढेंगे तो आपको समझ भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि वो जो नेशनल हाईवे है 19 वो कितने किलोमीटर लंबा है और वो दिल्ली को कौन सी सिटी से जोड़ता है? तो 1345 है, 1445 है, या दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है या कलकत्ता से जोड़ता है? बताइए। तो अगर हम देखें तो ये 1445 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली को जो है कलकत्ता से जोड़ता है। पुराना इसका जो नाम है वो नेशनल हाईवे 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा इनकरेक्ट यानी कि गलत विकल्प आपको चुनना है। एक तरफ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है, दूसरी तरफ आपको कहाँ स्थित है वो आपको बता रखा है। तो भिंडावास हरियाणा में है, पारसनाथ आपका झारखंड में, और भीमगढ़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में। आप बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर हम देखेंगे तो केवल सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भीमगढ़ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कर्नाटका में है। तो यूपी के भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स आपको पता होने चाहिए। उनको एक A4 साइज शीट पे आप लिख लीजिए, नहीं तो आप हमारी एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की लिस्टिंग भी देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर डैम के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सी रिवर पे बनाया हुआ है और कौन से राज्य में बनाया हुआ है? कृष्णा रिवर पे कर्नाटका में, कावेरी रिवर पे कर्नाटका में, कावेरी रिवर पे तेलंगाना में, या कृष्णा रिवर पे तेलंगाना में? बताइए। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कावेरी रिवर पे ये बना हुआ है और तेलंगाना के राज्य में। आप मुझे बताएंगे कावेरी रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज बताएंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा हुआ है। करेक्ट ऑप्शन एक जो पास होता है, पास मतलब क्या होता है कि जो दर्रा होता है, दो ऐसे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन के बीच में एक पास करने के लिए, माउंटेन चढ़ के तो पास करेंगे नहीं, तो माउंटेन पास करने के लिए इस तरीके से बीच में एक रास्ता होता है, उसको हम पास बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पास है दिए हुए पासों में से ऐसा कौन सा पास है जो नेशनल हाईवे के ऊपर पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर को जाता है और वो मनाली को लेह से जोड़ता है? तो ललकना पास है, चांगला पास है, इमिसला पास है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो अगर हम देखें तो इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो पास है जो मनाली को लेह से जोड़ता है, बड़ा ही फेमस पास है, वो बारालाचा ला पास है जो इसको जोड़ता है। बाकी भी आपको पता होने चाहिए। जो लनकला पास है वो आपका लद्दाख को ल्हासा से जोड़ता है। उसके बाद ये जो दोनों पासेस हैं वो आपके लद्दाख को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चुनना है। एक तरफ आपको पहाड़ियां दे रखे हैं, दूसरा वो राज्य जिनमें वो स्थित हैं वो बताना है। खासी हिल मेघालय में, मोरनी हिल पंजाब में, नीलगिरी तमिलनाडु में, और शिवालिक उत्तर प्रदेश में। बताइए। तो अगर हम देखें इसका आंसर हो जाएगा बी, इनकरेक्ट आपको बताना था। तो जो मोरनी की पहाड़ियां हैं वो आपको हरियाणा में मिलेंगी। ठीक है, हरियाणा में आपको मिलेंगी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत के 8 शहरों से निकलती है, 8 शहरों से निकलती है। आपको बताना है कि वो आपको स्टेट दे रखा है और सिटी दे रखा है। तो जिस सिटी से 8 सिटियों से जो निकलती है कौन से स्टेट में है? मेघालय में चंफाई आपको मिलेगा, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर, और झारखंड में लोहरदगा आपको मिलेगा। बताइए। तो इसका आंसर आपको इनकरेक्ट बताना था आपको यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो चंपाई का जो सिटी है वो आपको कहाँ मिलेगी? मिजोरम में। ठीक है, ये आपको मिजोरम में मिलेगी। तो आपको मुझे बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होकर निकलती है भारत में, और उनके नाम क्या क्या है, नेम्स भी आपको बताना है। और इसी तरीके की और सारी फ्री वीडियोस के लिए आप हमारे
यूट्यूब की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है। कुछ इन्वेंशन हैं और उनके इन्वेंटर्स के नाम दे रखे हैं। तो जो वैक्यूम क्लीनर है वो जोहानस ग्यूटेनबर्ग ने निकाला था। टाइपराइटर जो है क्रिस्टोफर लेथम शोलेज ने बनाया था। और प्रिंटिंग प्रेस जो है ह्यूबर्ट सेसिल बूथ ने बनाई थी। आप बताइए इसका आंसर। तो अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा, सेकंड ओनली, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वैक्यूम क्लीनर है वो हर्बर्ट सेसिल बूथ ने बनाया था और प्रिंटिंग प्रेस जो है ग्यूटेनबर्ग महाराज जी ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है। यहाँ पे कुछ विटामिन के नाम दे रखे हैं, कुछ केमिकल्स के नाम दे रखे हैं और उनके ना होने पर जो बीमारियां होती हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि रेटिनॉल के ना होने पे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रातौंधी हो जाएगी, थायमीन के ना होने पे बेरी हो जाएगी, फॉलिक एसिड के ना होने पे अनीमिया हो जाएगा। आपको बताइए। तो इसमें देखेंगे इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ था तो सी हो जाएगा इसका इनकरेक्ट, क्योंकि फोलिक एसिड से एनीमिया नहीं होता। एनीमिया किससे होता है, विटामिन B12 की कमी से आपको। तो ये भारत में महिलाओं में खासकर सबसे ज़्यादा एनीमिया पाया जाता है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NHFS 5 का डेटा की बात करें तो हमारे यहाँ जो NHFS 4 से जो एनीमिया है वो बढ़ गया है। 67% एनीमिया हमारे यहाँ है महिलाओं में, और हमारी सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत नाम से कैंपेन भी चला रखा है। तो रेटिनॉल बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए होता है, और थायमीन जो होता है वो विटामिन B1 होता है। तो ये सारे विटामिन आपके शरीर में भी जरूर होने चाहिए, इसलिए आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने खाने पीने, घूमने फिरने और रिलैक्सिंग का भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। थोड़ा लाइफ को हल्का लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा है। ये आपको विटामिन के नाम दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनमें जो मेजर केमिकल्स हैं वो आपको बताने हैं। विटामिन के अंदर आपको फाइटोनाडायोन मिलेगा, विटामिन B12 के अंदर आपको साइनोकोबैलम मिलेगा, और विटामिन B9 के अंदर आपको पायरिडॉक्सिन मिलेगा। बताइए। तो अगर हम देखें तो ये सारे ही ठीक हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन हमें पता है दो तरीके के होते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल होता है और एक फैट सॉल्यूबल होता है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा दिए हुए में से वाटर सॉल्यूबल नहीं है। वाटर सॉल्यूबल नहीं है, बायोटीन नहीं है, रेटिनल नहीं है, नियासिन नहीं है, थायमीन नहीं है। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेटिनॉल जो है दिए हुए ऑप्शंस में से वाटर सॉल्यूबल नहीं है, बाकी सभी वाटर सॉल्यूबल है। बायोटीन जो है विटामिन B7 को कहते हैं, नियासिन जो है विटामिन B3 को बोलते हैं, और थायमीन जो है विटामिन B1 को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ एक मिश्रित धातु यानी कि अलॉयज दे रखे हैं और बताना है कि कौन से अलॉय में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर हम ड्यूरालुमिन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, और जर्मन सिल्वर की बात करें तो उसमें कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर या कॉपर आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर। तो ड्यूरालिम की बात करें तो इसमें 95% कॉपर ड्यूरालिम में 95% एल्यूमिनियम पाया जाता है, और जर्मन सिल्वर में 60% के आसपास कॉपर की मात्रा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। एक तरफ आपको टर्म्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ वो टर्म्स कितना वेट डिफाइन करती हैं वो आपको बता रखा है। 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12, 1 माइक्रोग्राम 10⁻⁹ और 1 फेम्टोग्राम 10⁻18। आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो माफ़ कीजिएगा, ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए हैं, क्योंकि अगर इसमें से केवल पहला ही ठीक है तो इसका आंसर 1 ओनली होगा, क्योंकि 1 माइक्रोग्राम जो है 10⁻⁶ का वेट बताता है ग्राम में, और अगर हम फेम्टोग्राम की बात करें तो 10⁻⁻15 ग्राम्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको जो लाइट ऑफ द स्पीड है वो बतानी है कि कौन से मीडियम में सबसे कम है। लोएस्ट आपको बतानी है डायमंड में, नायलॉन में, टर्पेंटाइलॉन में या रॉक साल्ट में। सबसे कम किस में है बताइए। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो हीरा यानी कि डायमंड में सबसे कम है। इसमें जो इसकी स्पीड होती है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसी तरीके से आपको बाकी की भी मैं बता देता हूँ। नायलॉन की होती है 1.96 × 10⁸, और उसके बाद टर्पेंटाइन की होती है 2.04 10⁸ ही सेम जाएगा, और 1.96 रॉक सॉल्ट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो साउंड की जो स्पीड है 0 डिग्री सेल्सियस पे मीटर पर सेकंड में, ध्यान रखेंगे आपको यूनिट भी पता होना चाहिए कि अगर ये मीटर पर सेकंड में आपको बोला हुआ और यहाँ अगर वहाँ पे आपको पूछ ले किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए। आई होप कि 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे हाईएस्ट स्पीड पूछी, यानी कि ध्वनि की गति सबसे तेज 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में होती है, अल्कोहल में, हाइड्रोजन में, मरकरी में, वाटर में। बताइए। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी वाटर में होती है। ऊपर सबसे कम पूछा था, नीचे सबसे ज़्यादा पूछा है, तो बता देता हूँ 1493 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर मरकरी में बात करेंगे यानी कि पारे में 1450 होती है, हाइड्रोजन में 1269 होती है 1269, और जो एल्कोहल है उसमें 1213 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थी वो कौन से मैसूर युद्ध के बाद हुई थी, और
उसका ईयर बताना है। तो उसका ईयर कौन से साल में वो साइन हुई थी वो आपको बताना है। सेकंड में हुई थी, थर्ड में हुई थी, 1993 में हुई थी, 1994 में हुई थी। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें हुई थी, और ये जो ट्रीटी है 1793 में साइन की गई थी। आप मुझे बताएंगे कि जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स वो कितने हुए हैं टोटल। जैसे हमने देखा कि इसमें सेकंड, थर्ड और ये सब पूछा हुआ है, तो टोटल कितने हुए हैं और उनकी ट्रीटीज जो हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो एक्सला चैपल की ट्रीटी थी वो कौन से साल में साइन की गई थी, और ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो है कौन से कर्नाटिक वॉर में हुई थी। आपको बताना है कि कौन से कर्नाटिक वॉर को एंड करने के लिए हुई थी। तो अगर हम देखें 1748, 1749 या दूसरे पहले, आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो ये 1748 में हुई थी, 748 में, और ये फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर को एंड करने के लिए हुई थी। फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। और ये जो कर्नाटिक वॉर्स हैं ये पहले ऐसे वॉर्स हैं जहाँ पे यूरोपियंस ने, यूरोपियन पावर्स उस समय जो थी फ्रांस और इंग्लिश वगैरह, उन्होंने डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स में, जो घरानों में डिस्प्यूट्स होते थे, उनमें हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर करना चालू कर दिया था, हस्तक्षेप करना चालू कर दिया था, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जनगण गण जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो आपको कौन से अधिवेशन में कांग्रेस के गाया गया था पहली बार 1911 में, और उसको चेयर कौन कर रहे थे, ठीक है, बताइए। तो कलकत्ता में गाया गया था, या बॉम्बे में, या फिर उसके चेयरमैन कौन थे, बिशन नारायण धार या रास बिहारी घोष, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको पहली बार कलकत्ता में 1911 में गाया गया था, और बिशन नारायण धार इसके जो है प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि जो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर है उसके संस्थापक कौन है, उसकी स्थापना उसकी किसने करी थी, और ये समाचार पत्र कब प्रकाशित यानी कि पब्लिश कब हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने की थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, या फिर 1859 में हुआ था, या 1858 में हुआ था, बताइए। तो अगर हम देखें तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसकी स्थापना करी थी 1858 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। एक तरफ आपको किताबें दी हुई हैं, दूसरी तरफ आपको उनके ऑथर्स बताने हैं। तो पंच सिद्धांतिका आपको वारामिहिर ने लिखी हुई है, शिशुपाल वध आपको माघ ने लिखी हुई है, और मंत्र शास्त्र जो है वो आपको वेताल भट्ट ने लिखी है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। तो अगर हम देखें तो इसमें सारे ही ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव इसमें से जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आपको जो सिंबल है यानी कि कैपिटल कौन सी है और सिंबल क्या है वो आपको बताना है। तो चेरा किंगडम की आपको कैपिटल भी बतानी है, और चेरा किंगडम की आप एम्बलम आपको बताना है। चेरा किंगडम का स्टेट एम्बलम क्या था। तो वंजी थी, उरैयूर थी कैपिटल, या टाइगर था, बो था, क्या था। तो अगर हम देखें तो वांजी इनकी कैपिटल थी, और बो धनुष जो है वो इनका स्टेट एम्बलम था। अब आप मुझे बताएंगे चेरा किंगडम का मैंने आपको बता दिया, जो पांड्या किंगडम था और जो चोला किंगडम था उनकी जो कैपिटल है और उनका जो स्टेट एम्बलम है वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन है, कुछ एक डिपार्टमेंट्स दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने स्टैब्लिश किए थे फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, तो ऐसे ही उन्होंने दीवान रिसालत किया था करस्पॉन्डेंस के लिए यानी कि पत्राचार के लिए, दीवान इश्तियाक किया था डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स यानी कि अपील करने के लिए, और दीवान इंशा किया था पेंशन विभाग। तो बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दीवान रिसालत जो किया गया था वो अपील के लिए किया गया था, दीवान इश्तियाक जो किया गया था पेंशन के लिए किया गया था, और दीवान इंशा जो किया था रॉयल करस्पॉन्डेंस के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट से एक क्वेश्चन है, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 अभी निकाली है, तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में कौन सी जो स्टेट है वो टॉप 4 स्टेट्स में आती है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन दी फॉरेस्ट कवर एरिया, यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया जो इंक्रीज हुआ है जिन स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट की कौन सी स्टेट टॉप 4 में आती है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कोई भी स्टेट नहीं आती है। अगर हम देखें तो जो टॉप 4 इंक्रीज हमें देखने को मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं हमें, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में और कर्नाटका में, ठीक है। ये आपको अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये बताना है आपको कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता कौन है, यानी कि पब्लिशर इसका कौन है, पब्लिश कौन करता है, और ये कितने सालों में होती है, 1 साल में होती है, 1 साल में 2 बार होती है, या फिर 2 साल में 1 बार होती है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि जो मैंग्रोव्स हैं, यानी कि जो उड़ीसा में हमारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से जो उड़ीसा में इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव्स का वो कितना हुआ है, 10 किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर, 8, 9, कितना हुआ है बताइए। तो अगर हम देखें तो इसमें 8 स्क्वायर किलोमीटर इसमें जो है इंक्रीज हुआ है स्टेट ऑफ
उड़ीसा में। उसके अलावा जो इंक्रीज हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, वो 4 स्क्वायर किलोमीटर से हुआ है, और जो कर्नाटका में हुआ है वो 3 स्क्वायर किलोमीटर से हुआ है। मैंग्रोव्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मैंग्रोव्स भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत, आप बताइए वो एशिया में और भारत में सबसे बड़ा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो कहाँ मिलता है, आपको कहाँ देखने को मिलता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, वो आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपसे पूछ रहा है कि जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पूरा नेटवर्क है, उसमें 2022-23 में कितना किलोमीटर जोड़ा जाएगा, ठीक है, वो आपको बताना है। यूनियन बजट में जो अभी घोषणा की थी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, तो आपको बताना है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25,000 किलोमीटर और जोड़े जाएंगे नेशनल हाईवे के जो हमारे पूरे नेटवर्क है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो कितनी चलाई जाएंगी, और जो केन केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए कितने पैसे एलोकेट किए हैं केंद्रीय बजट 2022-23 में, तो बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 ट्रेनें ये वंदे भारत चलाई जाएंगी, और ये जो परियोजना है बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के बारे में पूछ रहा है। अब आई होप आपको ये पता हो कि जो इकोनॉमिक सर्वे वो प्रीवियस फिस्कल ईयर का होता है, कि जो 2022-23 के टाइम पे जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो किसका होगा, 21-22 का होगा, लेकिन बजट आगे की ईयर का होता है। तो 21-22 में जो बजट पेश होगा वो किसका होगा, 22-23 का होगा। तो आई होप ये कंफ्यूजन आपको ना हो, अगर है तो मैंने क्लियर कर दिया आई होप। तो पूछ रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021 के हिसाब से जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि हमारी जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथे नंबर पे कौन आता है, यूएसए आता है, यूएई आता है, फ्रांस आता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो अगर हम बात करें 90, इसमें डी ऑफ दी नन ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चौथे नंबर पे चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया का नंबर आता है। अगर हम विदेशी मुद्रा के भंडार की बात करें तो आप मुझे बताएंगे कि इसका एब्सोल्यूट नंबर कितना है, एक्चुअली में कितने बिलियन डॉलर्स का हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है, कुछ आर्टिकल्स दे रखे हैं और आपको बताना है वो आर्टिकल्स किसके लिए दे रखे हैं, और इसमें से गलत विकल्प को आपको चुनना है। तो आर्टिकल जो 17 है वो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है, आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का उन्मूलन करता है, आर्टिकल 28 जो है वो रिलीजियस अफेयर्स में यानी कि धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, और आर्टिकल 14 जो है ग्राम पंचायत की संगठन की बात करता है। तो बताइए इसमें से गलत कौन है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 28 जो है वो आपको फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो स्टेट जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाएगा तो वहाँ पे आपको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि आपको रिलीजियस एजुकेशन लेनी ही लेनी है। लेकिन ये जो रिलीजियस अफेयर्स का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 26 है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यूनेस्को जो है कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करता है, तो यूनेस्को की जो अधिसूची होती है उसमें सबसे लास्ट में कौन सी जो चीज़ है वो ऐड की गई है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, जयपुर सिटी, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा, या जंतर मंतर, बताइए। तो इसका आंसर जो है वो जयपुर है। जयपुर को 2020 में इस लिस्ट में ऐड किया गया था, जबकि अहमदाबाद को 2017 में किया गया था, महाविहारा को 2016 में किया गया था, और जंतर मंतर को 2010 में किया गया था। नेक्स्ट आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे कि भारत में टोटल यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट है, भारत की कितनी साइट्स उसमें आती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि सही विकल्प, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है रामसार साइट्स के बारे में। टोटल काफ़ी 49 रामसार साइट्स हमारे पास हो गई हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी, क्या 47th वाली जो है वो हैदरपुर में है, 48th वाली बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, और 49th वाली खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, आपको करेक्ट बताना है। तो अगर हम देखें तो केवल एक ही जो है वो फर्स्ट ओनली ठीक है, क्योंकि जो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 48th है, और जो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेटलैंड जो अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुई है वो 49th है, तो इसको इंटरचेंज कर दिया है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, हैदरपुर वेटलैंड जो है वो आपको यूपी में मिलेगी, और इसको दिसंबर 21 में नोटिफाई किया गया था। बखीरा आपको यूपी में मिलेगी, और इसको फरवरी 2022 में किया गया था, और जो खिजाड़िया है वो आपको गुजरात में मिलेगी, और इसको भी फरवरी 2022 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना में कुछ जिले दिए हुए हैं, उनके उत्पाद किसके लिए वो फेमस है। तो सुल्तानपुर का मेटल क्राफ्ट, श्रावस्ती का मूंज प्रोडक्ट, संत कबीर नगर का ब्रासवेयर यानी कि पीतल के बर्तन, और मुराबाद का ट्राइबल क्राफ्ट यानी कि जनजातीय शिल्प। बताना है आपको कौन सा ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें तो सी वाला ठीक है, संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन ही बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो वहाँ पे मूंज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। श्रावस्ती में अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल क्राफ्ट यानी कि जनजातीय क्राफ्ट, और अगर हम मुरादाबाद की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मेटल यानी कि धातु के शिल्प फेमस मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, फेस्टिवल्स दे रखे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो जो सैयद सलार मेला होता है फारुखाबाद में, नैमिषारण्य मेला जो होता है सीतापुर में, गढ़मुक्तेश्वर का मेला बहराइच में, और मकानपुर मेला जो होता है
वो हापुड़ में होता है। बताइए कौन सा ठीक है इसमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी ठीक है, बाकी सब गलत है, क्योंकि सैयद सलार का जो मेला होता है वो बहराइच में होता है, जबकि गढ़मुक्तेश्वर का जो फेस्टिवल होता है वो हापुड़ में होता है, और जो मकानपुर का होता है वो फारुखाबाद में होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि फोक लोर यानी कि लोकगीत और उनके जो रीजन है जहाँ पे वो गाए जाते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि अब बिरहा बुंदेलखंड में गाया जाता है, रसिया पूर्वांचल में, अल्लाह ब्रजभूमि में, और कजरी जो है अवध में गाया जाता है। बताना है आपको करेक्ट, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कजरी। कजरी जो है अवध में ही गाया जाता है। कजरी एक फोक सॉन्ग है जो रेन यानी कि बारिश के टाइम पे गाया जाता है। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अल्लाह जो है वो आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो हिस्टोरिकल वॉरियर्स हैं उनकी बातें की जाती है, उनकी प्रसन्नता की जाती है। रसिया जो है वो आपको ब्रजभूमि में मिलेगा, राधा कृष्ण के जो राधा कृष्ण के थीम्स पे ये बेस्ड है। और जो बिरहा है यानी कि नाम से ही पता लग रहा है जो जुदाई का जो दर्द है वो आपको पूर्वांचल में मिलेगा। और ये एक सोशल स्टेटमेंट भी है, क्योंकि पूर्वांचल का एरिया, ईस्टर्न यूपी का एरिया थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, तो वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके के आप मेंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट आपको पूछना बताया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कब इनकी स्थापना हुई थी। तो हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी, और उर्दू अकेडमी की कब हुई थी, और सिंधी अकेडमी की कब हुई थी, तो बताना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की आपकी हुई थी, हिंदी जो संस्थान है उसकी 1976 में, उर्दू की 1972 में, और सिंधी की 1997 में, इसलिए इसको ऑर्डर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा है, और ये पूछ रहा है कि कौन से अमेंडमेंट ने यानी कि संशोधन अधिनियम ने जो सीटें हैं लोकसभा में उनकी संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया था। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा था वो, 33वां था, 32वां था, 31वां था, या 30वां था, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वो 31वां अमेंडमेंट था, 1972 में आया था। तो ये जो सीट्स घटने बढ़ने का होता है वो आर्टिकल 82 के अंदर होता है। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पार्लियामेंट पास करता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है डिलिमिटेशन कमीशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो अक्षय कुमार है उनको अभी एम्बेसडर बनाया है, किस स्टेट का बनाया है, और उन्होंने किस क्रिकेटर को हटा दिया, मतलब बेसिकली किसके पेट पे लात मार दी उन्होंने। तो आपको बताना है उत्तराखंड रोहित शर्मा, हिमाचल प्रदेश ऋषभ पंत, उत्तराखंड ऋषभ पंत, हिमाचल प्रदेश रोहित शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड के वो एम्बेसडर बने और ऋषभ पंत को उन्होंने एम्बेसडर के तौर पर रिप्लेस किया। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि इंडिया ने रिसेंटली एक मेमोयू साइन किया है कौन से स्टेट के रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए, और जो जिससे कि महिलाओं में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट किया जा सके। तो कौन सी कंपनी ने ये साइन किया है और कौन से स्टेट के साथ साइन किया है? तो अमेजॉन कर्नाटक, फ्लिपकार्ट कर्नाटक, अमेजॉन तमिलनाडु, फ्लिपकार्ट तमिलनाडु। तो आपको बताना है, तो ये बेसिकली अमेजॉन थी। तो अमेजॉन इंडिया जो है उसने साइन किया है कर्नाटका के स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ। अब आपको मुझे बताना है इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि फॉर्मर एक फाइनेंस सेक्रेटरी थे हमारे, उन्होंने किताब लिखी 10 ट्रिलियन ड्रीम, यानी कि वो कौन से उनका नाम बताना है आपको, विमल जलान, सुभाष चंद्र गर्ग, सुमित बोस, या राजीव महर्षि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। इसका बी आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कमेटी भी हेड करते थे जो फिनटेक रेगुलेट करती थी। फिनटेक रेगुलेट करने के अलावा जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का जो ड्राफ्ट बिल था वो भी इसी कमेटी की इन्हीं की अध्यक्षता में बनाया गया था। कथकली डांसर्स के बारे में पूछा है कि कौन से कथकली डांसर हैं जो बड़े ही फेमस हैं और 2019 का उनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये नाम बताया हुआ है आपको कि मिलेना शाल्विनी है, वो कौन से राज्य से आते, कौन से देश से आते हैं, उनको 2019 में कौन सा पुरस्कार मिला था। फ्रांस से आते हैं, रशिया से आते हैं, पद्म भूषण मिला था या पद्मश्री मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वो फ्रांस से आते हैं और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि असम वैभव अवार्ड अभी गवर्नमेंट ने दिया है, वो किसको दिया है? और जो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट निकाली जाती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल ब्रांड है, सबसे मूल्यवान ब्रांड है, वो कौन सी है? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया था और एप्पल जो है सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वो उस टेनिस प्लेयर का नाम आपको बताना है जिसने वियना ओपन 2021 में जीता है और वो किस देश से संबंधित है, वो आपको बताना है। तो इसका जो देखें तो फ्रांस, टाइफियो स्पेन से, अलेक्जेंडर जिवरेज जर्मन से, फ्रांसिस टेफियो जर्मन से, अलेक्जेंडर जिवरेज स्पेन से। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जिवरेज और वो जर्मनी से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदीप सिंह को रिसेंटली प्रेसिडेंट बना दिया है पी फाइजर इंडिया का। तो प्रदीप सिंह दिए हुए ऑप्शंस में से किसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नहीं थे?
ठीक है। तो एडवाइज़र किसके नहीं थे? तो इन सारे जो संस्थान हैं इनमें एडवाइज़र नियुक्त किए जाते हैं, तो किसके नहीं थे? वर्ल्ड बैंक के नहीं थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नहीं थे, क्रिसिल के नहीं थे, ये WHO के नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये WHO के नहीं थे। तो इसी तरीके की आज हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए और आगे भी इन्हीं वीडियो से जुड़े रहने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।